सुप्रभात बच्चों। आज हम छठी क्लास की जो नई बुक आई है दीपकम। दीपकम का अर्थ होता है प्रकाशित करना अर्थात जलना। तो उसका प्रथम भाग का प्रथम पाठ पढ़ेंगे। जैसे शुरू करते हैं। प्रथम पाठ शुरू करते हैं बच्चों। प्रथम है पाठ है। प्रथम का अर्थ होता है पहला, पाठ है मैंने पाठ। ये जो बिंदी दिखाई दे रही है ना आपको प्रथम के बाद, इनको बोलते हैं विसर्ग। तो इनको है ना हम जोर लगा के बोलेंगे थोड़ा है की तरह। प्रथम है पाठ है। फिर है पाठ का नाम है, हमारी पाठ का नाम क्या है? वयम वर्णमालाम पठामः। वयम का अर्थ होता है हम सब। वर्णमालाम वर्णमाला को, वर्ण का अर्थ होता है अक्षर और माला का अर्थ होता है समुदाय। हम वर्णों के समुदाय के बारे में पठामः मैंने पढ़ते हैं या पढ़ेंगे। हम सब वर्णमाला को पढ़ते हैं या पढ़ेंगे। बच्चों आपके जो यह प्रथम पाठ है वर्णमाला, वर्णमाला आपके बुक का नाम, प्रथम पाठ का नाम क्यों रखा गया है? क्योंकि बच्चों को सबसे पहले वर्णों के बारे में ज्ञान होना चाहिए, इसलिए आपके प्रथम पाठ का नाम है वर्णमाला। वर्णः द्विविधा भवन्ति। वर्ण जो हैं वो दो प्रकार के होते हैं। वर्ण मैंने वर्ण या अक्षर, द्विविधा दो प्रकार के भवन्ति मैंने होते हैं। स्वरः व्यंजनानि च। स्वरः मैंने स्वर, व्यंजनानि व्यंजन, च मैंने और, च का अर्थ होता है और, स्वर और व्यंजन। तो स्वरः नंबर 1 पे ये बताया ना इन्होंने कि वर्ण जो हैं वो दो प्रकार के होते हैं, जो अक्षर होते हैं वो दो प्रकार के होते हैं, स्वर और व्यंजन। स्वरः, अब हम स्वरों के बारे में पढ़ेंगे कि स्वरनाम उच्चारणम स्वतंत्र रूपेण भवति। स्वरों का उच्चारण स्वतंत्र रूप से होता है, अर्थात कहने का भाव ये है कि जब हम स्वरों को बोलते हैं या उनका उच्चारण करते हैं तो हमें किसी अन्य वर्ण की सहायता नहीं लेनी पड़ती। स्वरः द्विविधा सन्ति। स्वर जो हैं वो दो प्रकार के होते हैं। द्वि मैंने दो, विधा मैंने प्रकार के, सन्ति मैंने हैं। स्वर जो हैं वो दो प्रकार के होते हैं। समान अक्षराणि संध्याक्षराणि च। समान अक्षर, च का अर्थ होता है और संध्याक्षराणि संध्याक्षर। नंबर 1 समान अक्षराणि। हम समान अक्षरों के बारे में पढ़ेंगे। ये बच्चों ये जो आपको चार्ट दिखाई दे रहा है इसमें समान अक्षर दिखाई दे रहे हैं, ह्रस्व और दीर्घ। इनका नाम है समान अक्षर। जैसे ह्रस्व और दीर्घ, इनके दो भाग होते हैं, एक ह्रस्व और एक दीर्घ। जैसे ह्रस्व होता है बेटा ए और दीर्घ होता है आ। तो ह्रस्व को जल्दी बोला जाता है, दीर्घ में ह्रस्व से दुगना समय लगता है। ह्रस्व ए, दीर्घ होता है आ। फिर है ह्रस्व ई और दीर्घ है ई। और फिर है ऊ ऊ, री री, ली। तो बच्चों जो ये 5 वर्ण दिखाए गए हैं, ये जो शुरू के कॉलम में 5 वर्ण दिखाए गए हैं, इन्हें बोलते हैं मूल स्वर, अर्थात इन्हीं से ये दीर्घ निकले हैं। तो इन 4 वर्णों का, ए का, ई का, ऊ का और री का, इनका तो दीर्घ बनता है, लेकिन री का दीर्घ नहीं होता। तो हम नीचे देखेंगे, री के आगे जो स्टार बना हुआ है इसको देखेंगे। री वर्णस्य दीर्घा न सन्ति। ली वर्ण का दीर्घ नहीं होता है। तो क्या कह रहे हैं कि ली वर्ण का दीर्घ नहीं होता, दीर्घ मैंने बड़ा। संध्या अक्षराणि च। तो संध्या अक्षर कौन से हैं? तो यहाँ पे संध्या अक्षर दिखाए गए हैं ए, आई, ओ, औ। इनके आगे ये जगह खाली है तो इसका 2 स्टार लगे हुए हैं, तो इनके बारे में देखते हैं। तो 2 स्टार नीचे लगे हुए हैं कि संध्या अक्षराणाम ह्रस्वा न सन्ति। संध्या अक्षरों का ह्रस्व नहीं होता है। तो ये बात आपको पता चल गई। तो बच्चों आपको ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, तो आपको सिर्फ ये कॉलम याद करना है। इसमें जो स्वर दिखाए गए हैं इस चार्ट में, तो आप सिर्फ इन्हीं वर्णों को याद करेंगे जो इस चार्ट में दिखाए गए हैं। फिर है द्वयो निश्चित स्वरयो संधि द्वारा ये नवीनः स्वरवर्णा जायन्ते ते संध्याक्षर स्वरः भवन्ति।
क्या कह रहे हैं कि द्वयो द्वयो दो दो निश्चित स्वरों की संधि के द्वारा ये नवीना, ये माने जो नवीना नए स्वर वर्णा जायन्ते, स्वर वर्ण उत्पन्न होते हैं, ते संध्याक्षरा भवन्ति, वे ते माने वे संध्याक्षर स्वरः भवन्ति, वे संध्याक्षर स्वर होते हैं। ये जो चार दिखाए गए हैं बेटा, इनको संध्या अक्षर इसलिए कहते हैं क्योंकि ये दो अक्षरों की संधि से बनते हैं। जैसे हम देखेंगे ए किस प्रकार बना है, ए प्लस ई, इन दो स्वरों को मिला देने से क्या बनता है, ए। वैसे ही ए प्लस ए, इन दो स्वरों को मिला देने से बनता है आई। वैसे ही ए प्लस ऊ, इन दो स्वरों को मिला देने से बनता है ओ। ए प्लस ओ, इन दो स्वरों को मिला देने से बनता है औ। तो बच्चों आपको ज़्यादा इस पे फोकस नहीं करना, सिर्फ आपको इस चार्ट पे ज़्यादा ध्यान देना है। आपको स्वर वर्णों का ज्ञान होना चाहिए, तो आपको ये चार्ट याद करना है। आगे देखते हैं। अनुनासिक स्वरः, अनुनासिक स्वरः, अनुनासिक स्वर क्या होते हैं, तो मुखेन सह नासिकया अपि उच्चारिता स्वरः, मुखेन सह, मुख के साथ, सह मैंने साथ, नासिकया अपि, नाक से भी उच्चारिता मैंने बोले जाने वाले जो स्वर होते हैं, अनुनासिक स्वरः सन्ति, वो अनुनासिक स्वर कहे जाते हैं। अर्थात कहने का भाव ये है कि जिन वर्णों को मुख के साथ साथ नाक से भी बोला जाता है वो अनुनासिक वर्ण होते हैं। बच्चों आपको ये वाला चार्ट याद करना है जो पीछे हम याद करके आए थे ना, ए आ ई जो स्वर दिखाए गए थे वो आप याद करेंगे और उनके ऊपर आप क्या लगा देंगे, चंद्र बिंदु लगा देंगे, तो ये बन जाएंगे हमारे अनुनासिक स्वर। इनको बोलेंगे ए आ ई ऊ री री ए आई ओ औ। इनको हम मुख और नाक दोनों से बोलेंगे। तो आपको पता चल गया कि अनुनासिक स्वर कौन से होते हैं। स्वरों को याद करें, उसके ऊपर चंद्र बिंदु लगा दें और मुख और नासिका से उसका उच्चारण करें बेटा, वो हो जाएंगे अनुनासिक स्वर। उसके बाद आता है व्यंजनानी। व्यंजन वर्ण कौन से होते हैं, व्यंजन, तो क्या कह रहा है कि व्यंजनानाम उच्चारणे कस्यचित् स्वरस्य सहायता अवश्यम भवति, व्यंजनों के उच्चारण में किसी स्वर की सहायता आवश्यक होती है। अर्थात कहने का भाव ये है कि जब व्यंजनों को बोला जाता है या व्यंजनों का उच्चारण किया जाता है तो उनके बोलने में किसी न किसी स्वर की सहायता लेनी पड़ती है। अतः वर्णमालायाम व्यंजनानाम, अतः मैंने इसलिए वर्णमालायाम, वर्णमाला में व्यंजनानाम, व्यंजनों के उच्चारणार्थम, उच्चारण के लिए सर्वत्र मैंने सब जगह ए स्वर से योजनम भवति, ए स्वर को जोड़ा जाता है। अर्थात कहने का भाव ये है कि व्यंजन का असली रूप ये होता है, जो कै है, कै के नीचे डंडा लगाया हुआ है, इस डंडे को बोलते हैं हलंत। हलंत मतलब ये आधे अक्षर होते हैं व्यंजन, जैसे कै, फिर ये ख है, इसको भी जल्दी बोला जाएगा ख, ये व्यंजन का असली रूप है। लेकिन क्या है कि इसमें ए मिला दिया जाता है, ए स्वर को जोड़ा जाता है तब बन जाता है कै। उसी प्रकार ख में ए मिला दिया जाता है उस तब बनता है ख। ग में ए मिला दिया जाता है तब बनता है पूरा ग। घ में ए मिला दिया जाता है तब बनता है पूरा घ। अत्र व्यंजनम केवलम, यहाँ क्या दिखा रहा है कि व्यंजन जो है असली रूप ये होता है व्यंजन का, कि ये जो इनके नीचे ये हलंत दिखाया गया है कि ये आधे होते हैं, इनमें क्या जोड़ा जाता है, स्वर। अत्र ए स्वर है केवलम उच्चारणार्थम योजित अस्ति, क्या दिखा रहा है कि यहाँ पे जो ए स्वर मिलाया गया है वो केवल इनके उच्चारण के लिए या बोलने के लिए जोड़ा गया है। योजित मैंने जोड़ा गया, अस्ति मैंने है। तो आगे है व्यंजनानाम चत्वारः भेदा सन्ति, व्यंजनों के 4 भेद होते हैं। तो देखते हैं हम व्यंजनों के कौन से 4 भाग होते हैं। नंबर 1 पे दिखाया है वर्ग्यः स्पर्शः वर्णः, इन्हें वर्ग व्यंजन भी कहते हैं, इन्हें स्पर्श व्यंजन भी कहते हैं। तो देखते हैं कि इन्हें वर्ग व्यंजन क्यों कहते हैं, क्योंकि इनके ये 5 वर्ग दिखाए गए हैं। जैसे कई बच्चे हैं ना भूल जाते हैं इनको व्यंजनों को क्रम से, तो आप यहाँ से याद करेंगे कै वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग, पै वर्ग, अर्थात इनका पहला अक्षर आप याद करेंगे
तो आपको ये पाँचों याद आ जाएंगे। तो बच्चों आपको ज़्यादा नहीं करना है, आपको सिर्फ ये चार्ट याद करना है कि कै वर्ग में ये 5 वर्ग दिखाने के कारण इनका नाम पड़ा है वर्ग व्यंजन। यहाँ से देखो वर्ग्यः, इन्हें वर्ग व्यंजन इसलिए 5 वर्ग बना दिए गए हैं, इनके 5 क्रम बना दिए गए हैं, तो 5 भाग बना दिए गए हैं, इसलिए इन्हें वर्ग व्यंजन कहते हैं। जैसे कै ख ग घ ङ, च छ ज झ य, ट ठ ड ढ ण, त थ द ध न, प फ ब भ म। बच्चों आपको ये चार्ट याद करना है व्यंजन वर्णों में। फिर क्या कह रहा है कि वर्ग्यः स्पर्शः व्यंजन वर्णा स्वकीय उच्चारण स्थान अनुसारेण पंचवर्गेषु विभक्ता भवन्ति, कि जो व्यंजन वर्ण हैं वो अपने उच्चारण और स्थानों के अनुसार 5 भागों में विभक्त बांट दिए गए हैं। फिर हमारा रहता है कि इन्हें स्पर्श व्यंजन क्यों कहते हैं। वर्ग व्यंजन तो यहाँ से आ गया कि इन्हें 5 वर्गों में बांटा गया, 5 भागों में बांटा गया, इसलिए इन्हें वर्ग व्यंजन कहते हैं। स्पर्शः, इन्हें स्पर्श व्यंजन क्यों कहते हैं, क्योंकि इन जब हम कै ख ग घ इस पहली लाइन को बोलते हैं तो कंठ से आवाज़ आती है, तो इसी प्रकार च को तालु से बोला जाता है। तो जब भी हम इन व्यंजन वर्णों को बोलते हैं तो हमारी मुख में जिह्वा किसी न किसी भाग को स्पर्श करती है, इसलिए इन्हें स्पर्श व्यंजन कहा जाता है। नंबर 2 पे आ जाता है अंतस्थ। अंतस्थ वर्ण ये होते हैं बेटा य र ल व। अंतस्थ वर्ण कौन से हैं, य र ल व। आपसे जब पूछा जाएगा कि अंतस्थ वर्ण कौन से हैं तो आप बताएंगे कि य र ल व अंतस्थ व्यंजन होते हैं। आपको ये वाला चार्ट याद करना है। अंतस्थ वर्णा बहुत्र स्वर वर्णानां स्थाने जायन्ते। क्या कह रहे हैं कि अंतस्थ वर्ण जो होते हैं बहुत्र अधिकतर स्वर वर्णों के स्थान में लगाए जाते हैं। कि स्वर के स्थान पे किसका प्रयोग किया जाता है, अंतस्थ वर्णों का। अतः एते अर्धस्वरा इत्यपि उच्यन्ते, इसलिए इन्हें जो अंतस्थ है ना ये र ल व, इनको अर्धस्वर भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है, अर्धस्वर भी कहा जाता है। जैसे ई को ये आदेश हो जाता है, री को रे आदेश हो जाता है, री को ल आदेश हो जाता है, ऊ को व आदेश हो जाता है। इनमें क्या मिले हुए होते हैं, ए। तो देखते हैं हम कि कैसे ई को यह होता है। जब हम संधि करते हैं ना, तो जैसे यद्यपि शब्द है तो इसमें यदि प्लस अपि, इसका संधि विच्छेद हो गया, तो हम क्या करेंगे, ई है ना, ई जो ये ई है इसको क्या आदेश हो जाएगा, ये आधा दे रह जाएगा, तब बन जाएगा यद्यपि। पितृ आज्ञा, तो पितृ आज्ञा में क्या होगा, री को क्या हो जाता है, रे, री को रे, और आ इसमें मिल जाता है रे में, तो क्या बन जाता है, पित्राज्ञा। री प्लस आकृति री को हो जाता है ले, तो आ इसमें मिल जाता है, क्या बन जाता है, लाकृति। सु प्लस आगतम स्वागतम। सु का ऊ जो है उसको व आदेश हो जाता है, और आ इसमें मिल जाता है व में, तो क्या बन जाता है, स्वागतम। तो आपको बच्चों ये याद करने की कोई आवश्यकता नहीं है, आप सिर्फ ये वाला चार्ट याद करेंगे, ये र ल व, इनको अंतस्थ वर्ण कहते हैं। फिर है नंबर 3 पे ऊष्म वर्ण। ऊष्म वर्ण कौन से होते हैं, श श स है। ये तीनों श आपको दिखाई दे रहे हैं। कई बच्चे सोचते होंगे कि ये तीनों एक से कैसे लिखे गए हैं, तो देखो ये जो पहला श है इसको बोलते हैं तालव्य शकार, इसको तालु से बोला जाता है श। और फिर ये जो श है इसको मूर्धा से बोला जाता है, तो इसको बोलते हैं श। और जो ये स है इसको बोला जाता है दंत से, दांतों से, स। तो इसके बाद है। तो ऊष्म वर्ण हैं 4, आप इस चार्ट को याद रखेंगे। ऊष्म व्यंजन वर्णानाम उच्चारण समय मुखात उष्ण हवायु निसरती। ऊष्म वर्णों को ऊष्म वर्ण क्यों कहा जाता है, क्योंकि व्यंजन वर्णानाम ऊष्म जो व्यंजन वर्ण होते हैं उनको उनके उच्चारण करते समय मुखात मुख से उष्ण हवायु निसरती, उष्ण माने गर्म हवा निकलती है, इसलिए इन्हें उष्ण व्यंजन कहा जाता है, ऊष्म वर्ण कहा जाता है। ऊष्म का अर्थ होता है गर्म, उष्ण का अर्थ होता है गर्म, इसलिए इन्हें ऊष्म व्यंजन कहा जाता है। तो ऊष्म व्यंजन से आप याद रखेंगे श श स है, 4 वर्ण।
फिर आ जाते हैं नंबर 4 पे अयोगवाह वर्ण। अयोगवाह वर्ण कौन से होते हैं? अंग और अह। तो क्या कह रहे हैं, आपको अयोगवाह जब वर्ण पूछे जाएंगे तो आपको सिर्फ 2 ही वर्ण बताने हैं, अंग और अह। आपको ये याद करना है, ये याद करना है और ये याद करना है। अयोगवाह विशिष्ट व्यंजन वर्ण अस्ति। अयोगवाह एक विशिष्ट व्यंजन वर्ण होते हैं। अत्र उच्चारणार्थम स्वरस्य संयोजनम पूर्वं भवति। कह रहे हैं कि इनके उच्चारण के लिए स्वरों को पहले जोड़ा जाता है, न तो पश्चात, बाद में नहीं जोड़ा जाता। अत्र द्वयु अयोगवाहुस्तः। यहाँ 2 ही अयोगवाह बताए गए हैं। पहले कैसे जोड़ा जाता है स्वर को? इसका मतलब है कि पहले हम ए को लिखेंगे, उसके बाद में इसकी बिंदी लगाएंगे इसके ऊपर, तो क्या बन जाता है? अंग। क्या बन जाता है? अंग। इसको कहते हैं अनुस्वार। उसी प्रकार पहले हम ए को लिखेंगे, उसके बाद हम इसकी विसर्ग लगाएंगे, तो ये बन जाता है अह। अह को बोलते हैं विसर्ग। तो ये 2 वर्ण आते हैं, अयोगवाह, अंग और अह। व्यंजनैः सह सर्वेषाम् अपि स्वराणां संयोजनं भवति। व्यंजनों के साथ सभी स्वरों का संयोजन होता है। अर्थात जब बोलते हैं ना तो सभी स्वरों का प्रयोग किया जाता है। तो व्यंजनैः सह स्वराणां संयोजनेन गुणिताक्षरा भवन्ति। जब व्यंजनों के साथ स्वरों को जोड़ा जाता है तो वो गुणित अक्षर कहलाते हैं। गुणित अक्षर बन जाते हैं। गुणित अक्षर मतलब 12 खड़ी। उनको हम देखते हैं, जैसे स्वरः, गुणित अक्षरः। गुणित अक्षर कौन से होते हैं? गुणिता अक्षराणि वदामः लिखामः च का मतलब होता है और। गुणित अक्षरों को पढ़ेंगे और लिखेंगे। जैसे बच्चों आपको स्वरः, ये जो स्वर दिखाए गए हैं ना, ए आ ई ऊ री, जो भी ये स्वर हमने पढ़े थे वो सारे दिखाए गए हैं। तो अब दिखाते हैं इनकी मात्रा को। इनके साथ जोड़ते हैं ना स्वरों को, तो स्वर की ए की कोई मात्रा नहीं होती, आ की ये डंडा होता है, ई की ये मात्रा होती है, बड़ी ई की ये मात्रा होती है, ऊ की, छोटे ऊ की ये मात्रा होती है और बड़े ऊ की ये मात्रा होती है, री की ये मात्रा होती है, री की, बड़ी री की ये मात्रा होती है। 2 लगा दिए जाते हैं इसके नीचे। री की ये होती है, ए की ये मात्रा होती है, आई की ये मात्रा होती है, ओ की ये मात्रा होती है, औ की ये मात्रा होती है। तभी ये गुणित अक्षर बनते हैं। अर्थात इन पे मात्रा लगा दी जाती है। किसकी? स्वरों की। स्वरों के बिना ये अधूरे होते हैं, तो इसलिए हम एक पे लगा के देखते हैं, फिर आप खुद अभ्यास करेंगे। जैसे कै तो बना रखा है, कै की कोई मात्रा नहीं होती, तो आ की मात्रा ऐसे लगती है। ये डंडा दिखाया था ना, तो ये मात्रा बन गई का। वैसे ही हम अभ्यास करेंगे। ख लिख दिया और का बनाया है, वैसे ही हम बनाएंगे खा। ये कै के ई की छोटी की मात्रा लगाई, वैसे ही हम बनाएंगे खी, छोटी मात्रा। और फिर की वैसे ही खी की बड़ी मात्रा। फिर खी, खू के छोटे ऊ की मात्रा। ख लिखेंगे और उस पर बड़े ऊ की मात्रा लगा देंगे। फिर है री की मात्रा। ख लिखेंगे और उस पर नीचे री की मात्रा लगा देंगे। फिर है बड़ी री की। ख लिखेंगे और उसके नीचे 2 बार ऐसे कर देंगे। फिर हम लरी की मात्रा कैसे लगाते हैं? ख लिखेंगे और री की मात्रा ल लिख के उसके नीचे री की मात्रा लगा देंगे, खलरी। फिर हम ख लिखेंगे, ए की मात्रा ये है ना, इसको लगा देंगे, क्या बन जाएगा? खे। फिर हम आई की मात्रा, ख लिखेंगे सीधा, आई की मात्रा लगा देंगे। वैसे ही ख लिखेंगे, ओ की मात्रा लगा देंगे, क्या बन जाएगा? खो। वैसे ही ख लिखेंगे, औ की मात्रा लगा देंगे, खाऊ। तो इस प्रकार बच्चों आपको अभ्यास करना है कि ये मात्रा कैसे कैसे लगेंगी। ये हमारे व्यंजन वर्ण हैं और ये हमारे स्वर हैं। जो भी दिखाए गए हैं वो क्या हैं? स्वर। स्वरों की ये मात्राएं होती हैं। तो आपको सीधा सा देखना है कि हम ग वर्ण को पकड़ेंगे। ग लिख दिया,
फिर हम दोबारा ग को लिखेंगे, आ की मात्रा लगानी है तो सीधा लगा देंगे हम मात्रा, ये गा बन जाएगा। तो वैसे ही ग की छोटी की मात्रा लगाएंगे आगे से, गी बन जाएगा। बड़ी की मात्रा लगाएंगे, गी बन जाएगा। ऐसे ही गू गू, फिर है ग्री, ग लिखेंगे, फिर डबल री, और फिर लिखेंगे लरी, ग्री। ग के नीचे ल लिखेंगे और री की मात्रा बना देंगे। फिर हम ग लिखेंगे, ए की मात्रा गे, आई की मात्रा ग लिखेंगे, आई की मात्रा गई, और फिर है गो और गौ। ग लिखा, औ की मात्रा लगा दी। इस प्रकार बच्चों आप सभी अभ्यास करेंगे। जितने विवरण दिखाए गए हैं ना, उन सब का आप अभ्यास करेंगे कि इनको कैसे लिखा जाएगा। सारे वर्ण ऐसे ही दिखाए गए हैं। द है, तो आप सभी को इनकी सीधा अपना वर्ण लिखेंगे और उस पर मात्रा लगाते चले जाएंगे। आप इस तरह से अभ्यास करेंगे। इन वर्णों का आप अभ्यास करेंगे। फिर कह रहे हैं वयम अयोगवाहानाम अभ्यासम कुरुतः, हम अयोगवाहों का भी अभ्यास करेंगे। तो इस प्रकार आप इन सब का